नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा टाउन में पहुंची। दीनदयाल उपाध्याय चौक, भाजपा ने आम जन में वितरित किए पर्चे। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित। भाजपा पर लगाया देश का माहौल खराब करने का आरोप। दुर्घटना में घायल युवती के उपचार में सहायता की मांग को लेकर गांव पक्का सारना के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सड़क का लेवल दुरुस्त किए जाने की मांग को लेकर गांव गोलूवाला निवादन के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सीएमएचओ कार्यालय के अधिकारियों ने टाउन शहर में संचालित सोनोग्राफी सेंटरों का किया निरीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा शुक्रवार को टाउन स्थित दीनदयाल उपाध्याय चौक पर पहुंची। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा आज चुंगी नंबर 6 से होती हुई टाउन में फतेहगढ़ मोड़ तक पहुंची। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में छपे हुए पंपलेटों को आमजन में वितरित किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए भाजपा नेता कविंदर सिंह शेखावत ने बताया कि पार्टी द्वारा जो पंपलेट छपवाए गए हैं उसमें राज्य सरकार की नाकामियों का जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों से धोखा किया। इसके अलावा आमजन से झूठे वायदे कर सत्ता में आई, लेकिन 4 वर्ष का समय बीत जाने पर भी राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जन आक्रोश यात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ता राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जन आक्रोश यात्रा को आम जन का पूरा सहयोग मिल रहा है। इस दौरान मुरलीधर सोनी, एडवोकेट अरुण शर्मा, लियाकत अली सरपंच, हरि प्रकाश खदरिया, पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, प्रदीप एरी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। यात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने किराना भवन के नजदीक दीनदयाल चौक पर दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। हनुमानगढ़ टाउन मंडल के अंदर 6 नंबर चुंगी के आरओबी के नीचे से लेकर ये हमारी आक्रोश रैली चल रही है। ये पूरे हनुमानगढ़ शहर के मेन बाजार में जो हमें विशेष पत्रांक दिए गए हैं, जिनमें राज्य सरकार की जो काली करतूतें हैं वो सारी आई हुई है, वो सारे के सारे पत्रांक हम लोग बांटते हुए चल रहे हैं। राज्य सरकार के पेपर लीक से लेके बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, और फिर किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, सिंचाई का उपलब्ध पानी नहीं दिया, बिजली की दरें बढ़ा दी। इस तरह से जन जन में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को और ज्यादा उजागर करने के लिए ये यात्रा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के निर्देशानुसार आज हनुमानगढ़ के पारी कॉलोनी में जनसभा करी गई। जन आक्रोश रैली के अंतर्गत राजस्थान सरकार के जंगलराज, भ्रष्टाचारी, पेपर लीक और जंगलराज के खिलाफ सारी जनता एकजुट हुई। डॉक्टर राम प्रताप जी के नेतृत्व में वहाँ सरकार की जो कुनीतियाँ हैं उनको गिनाया गया। उसके पश्चात नई वादी में काफ़ी लोगों के समक्ष नुक्कड़ सभा करी गई। अश्विनी स्कूल के पास एक नुक्कड़ सभा की गई और वहाँ लोगों ने आक्रोश प्रकट किया। उसके पश्चात 6 नंबर चुंगी से रवाना होकर के पूरे नगर में डॉक्टर राम प्रताप जी और पूरे जिले के सभी जिला कार्यकर्ताओं के साथ में और पूरे नगर में ये पद यात्रा जन आक्रोश यात्रा के निकट निकाली जा रही है। राजस्थान सरकार की जो सरकार है उसकी जो कुनीतियाँ हैं ये लोगों के सामने लाने वाली है, भ्रष्टाचार लोगों के सामने लाने के लिए, ताकि लोगों को पता लग सके कि ये कहाँ कहाँ डाके डाल रहे हैं, आम आदमी के हितों पर चोट कर रहे हैं, नौकरियां खा रहे हैं, रोजगार का जो वादा दिया था उस पर झूठे उतर रहे हैं। रोजगार 3500 का भत्ते की बात हुई थी, किसी भी एक व्यक्ति को नहीं दिया। रोजगार के लिए जो व्यक्ति पढ़ता है, परीक्षाएं देता है, पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक नहीं हो रहे, सरकार लीक हो रही है। एक शिक्षा मंत्री के ससुराल में 5-5 लोग आरएएस बन रहे हैं। झूठा किसान के कर्ज माफी का झूठा वादा जो राहुल गांधी आकर करके गए हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय नेता इस प्रकार का झूठ बोल के जाएं, शोभा नहीं देता। पार्टी जनाक्रोश में भरी हुई है। आने वाले समय में चुनाव में पार्टी इनको रास्ता दिखाएगी। ये कांग्रेस की सरकार सदा सदा के लिए विदा हो जाएगी। कांग्रेस ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। जिस प्रकार हनुमान जी पाताल लोक गए थे, कांग्रेस पाताल लोक जाने वाली है। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए
भाजपा प्रदेश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा का कहना है कि आज पूरे देश में भय का वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भाई को भाई से लड़ाकर इस देश को तोड़ने का काम किया है। कांग्रेस से जुड़े महापुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेकर इस देश को आजाद करवाया, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता भाजपा की किसी भी नीति से डरने वाला नहीं है, वह एकजुट हो चुका है। गोदारा ने यह बात शुक्रवार को सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 1.5 दशक से भाजपा की विघटनकारी विचारधारा ने देश में माहौल खराब किया। युवा रोजगार मांग रहे हैं, मीडिया और यहाँ तक कि न्यायपालिका को सरकारी मशीनी से दबाने का काम हो रहा है। राहुल गांधी महंगाई, बेरोजगारी तथा नफरती माहौल में लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और देश के लोगों के जहन से डर निकालने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी की पद यात्रा को 93 दिन हो चुके हैं। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का प्रवेश झालावाड़ से हुआ है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, आमजन, सामाजिक कार्यकर्ता सहित हर वर्ग से जुड़े लोग इस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। पवन गोदारा ने कहा कि कड़कड़ाती ठंड में पद यात्रा पर निकले राहुल गांधी के साथ देश के लोगों का हुजूम शामिल हो रहा है। हर वर्ग का व्यक्ति सड़क के किनारे राहुल गांधी के स्वागत के लिए पलक पावड़ी बिछाकर खड़ा नजर आ रहा है। इस पदयात्रा को जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, उससे इस देश की फिजा और माहौल बदल रहा है। जिन मूल्यों को लेकर इस देश को आजादी मिली थी, उन मूल्यों की पुनर्स्थापना व इस देश को एकजुट करने व जोड़ने का काम भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। लगभग 3500 किलोमीटर की इस भारत जोड़ो यात्रा में देश का अधिकांश हिस्सा सम्मिलित होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक मनोज सैनी, पंचायत समिति पूर्व प्रधान राजेंद्र प्रसाद, प्रेम नायक, राम कुमार गोदारा, राकेश मेघवाल, गुरवीर सिंह आदि मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी के जन्मदिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटकर खुशी का इजहार किया। देखिए, मतदाताओं का रूप में यह कहना चाहूँगा, स्पष्ट तौर पर आज के दिन एक जो इस देश के अंदर भय का वातावरण है, डर का वातावरण है, उसके खिलाफ है। आप देखेंगे सिर्फ गुजरात को छोड़कर पूरे देश में जितने भी उपचुनाव हुए, हिमाचल का चुनाव हम देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ के दल हैं, कांग्रेस के, राजस्थान में देखेंगे उपचुनाव में कांग्रेस जीती, हिमाचल में कांग्रेस जीती, तो निश्चित तौर पर हर जगह मतदाता ने अपना मानस बना लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की इन नीतियों के खिलाफ उन्होंने अपना मत दिया है। रही बात गुजरात की, तो वहाँ पर अब मैं कहना चाहूँगा कि देश की जनता भोली वाली भी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन हो, तरह को बदलाने का काम करता है, तो कहीं न कहीं कोई न कोई भोली वाली जनता इनके जालसाजों के जाल में फंस जाती है, इनके झूठे वादों में फंस जाती है। तो कहीं न कहीं इनको भी देश की जनता, तो मैंने फिर कहा कि मैं आज़ादी के आंदोलन से अपने बात करते हैं, मतलब नेहरू जी, गांधी जी के नेतृत्व में देश की जनता लड़ी। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन जो नेता थे या कार्यकर्ता थे, उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में उंगली तक नहीं उठाई और अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे। ये वही लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर राजनीति करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो धार्मिक उन्माद में इनके झूठे वादों में कहीं न कहीं फंस जाते हैं, और जब ये शासन में आते हैं तो हर तरीके की इनकी बात उल्टी पड़ती है। इन्होंने जो वादे मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने जो देश में यूपीए शासन काल के दौरान जिन मुद्दों का विरोध किया था, वही मुद्दे आज ये आके लागू कर रहे हैं। तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है। देश की जनता को समझना होगा। ये बात सही है कि गुजरात में इन्होंने वापस बहुमत हासिल किया है, तो उस बहुमत हासिल करने के पीछे मैं ये भी कहना चाहूँगा, कहीं न कहीं इनकी जो इलेक्शन मैनेजमेंट है कि जो विपक्ष का वोट है उसको डिवाइड कर दो। कई पार्टियां जो इनकी बी टीम के रूप में काम करती है, आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी, या मैं कहूँगा ओवैसी साहब अपने प्रत्याशी वहीं खड़ा करते हैं जहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के वोट डिवाइड हो। उत्तर प्रदेश में आप देख लो, सारे रिजल्ट उठाकर देखो कि उसी जाति का, उसी संप्रदाय का, उसी धर्म का प्रत्याशी इनके जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष दल ने वहां डिक्लेयर किया, जो कांग्रेस के वोट काट सकता हो या किसी भी मजबूत दल के वोट काट सकता हो। तो ये जनता इनको, इनके विपक्ष का वोटिंग परसेंटेज आप देखो कि किसी भी प्रकार से अगर विपक्ष का वोटिंग परसेंटेज इनसे ज्यादा है तो लोग इनके खिलाफ वोट देना चाहते हैं। किंतु कहीं न कहीं आज लोग सोशल मीडिया के प्रभाव में बहुत ज्यादा है, तो सोशल मीडिया पे जिस प्रकार ये सोशल मीडिया का पर दुष्प्रचार कर रहे हैं, सोशल मीडिया को हथियार बनाकर अपनी झूठी बातें जनता में पर्कुलेट कर रहे हैं, तो उससे भी कहीं न कहीं मतदाता प्रभावित होता है। बड़ा कठिन होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार की नीतियां इन्होंने बनाई है, जिस प्रकार इन्होंने भाई को भाई का लड़ाने का काम किया है, जाति को जाति से लड़ाने का काम किया है, धर्म के नाम पर राजनीति की है, तो इसके दुष्प्रचार आने वाले समय में आएंगे। तब लोगों की समझ में आएगा कि इन्होंने इस देश के साथ क्या किया। जिस देश को 70 साल तक कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संभाल कर रखा, गांधी नेहरू परिवार की जो
और गांधी जी ने जिस मनसा से स्वतंत्रता आंदोलन में जिस मनसा से हमारे आज़ादी के दीवानों ने आंदोलन किया, वो सारी इन्होंने तहजीब को और इस देश की उसको नष्ट करने का काम। केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान पहुंची है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा। और जहां जहां राहुल गांधी जी चल रहे हैं, उनके साथ प्रेम का कारवां बढ़ता जा रहा है। उनका कारवां हम देख रहे हैं कि आम आदमी, सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा आम आदमी, इस देश का आम नागरिक सड़कों पर निकल पड़ा है राहुल गांधी जी के साथ उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी पूरे देश को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार एक डर का वातावरण, एक भय का वातावरण विगत कुछ सालों में इस देश में एक विचारधारा विशेष के लोगों ने बनाया, इस देश को तोड़ने का काम किया, इस देश की जो गंगा जमुनी तहजीब थी उसको खराब करने का काम, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ने इस देश को तोड़ने का काम किया। और कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम सब लोग मिलकर इस देश को एकजुट करने का काम हम लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के तिरंगे झंडे के नीचे हम सब लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता एकजुट होकर इस देश की जो मूल समस्याएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको राहुल गांधी जी के माध्यम से कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता दूर करने का काम करें। आज हमारे लोकप्रिय नेता सोनिया गांधी जी का जन्मदिन था और सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ बैठ करके आज उनका जन्मदिन मनाया और हमने सोनिया गांधी जी की लंबी उम्र की कामना की और उनके उज्जवल भविष्य की हमने कामना की। आज राहुल गांधी जी द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा जो कार्यक्रम शुरू कर रखा है कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक का, उसमें हमें हनुमानगढ़ जिले को जो है दौसा के सिकराई जिले के अंदर एक पॉइंट दिया गया, वहाँ हनुमानगढ़ जिले के कार्यकर्ता जाएंगे। इसलिए आज हमारे पवन गोदारा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसके माध्यम से हम सब कार्यकर्ता वहाँ सुबह 17 तारीख को शाम को वहाँ पहुँचेंगे, 18 तारीख को सुबह उस यात्रा में हम सब शामिल होंगे। दुर्घटना में घायल युवती के उपचार में सहायता की मांग को लेकर गांव पक्का सहारना के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गांव पक्का सहारना के ग्रामीणों ने दुर्घटना में घायल एक युवती की आर्थिक सहायता करवाए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि ज्ञापन देने वाले सभी पक्का सहारना गाँव के निवासी हैं। दिनांक 5 दिसंबर 2022 को लगभग सुबह 11 बजे अलका पुत्री भंवरलाल कटारिया निवासी पक्का सहारना, जो की पक्का सहारना से बनवाला बस में यात्रा कर रही थी, बनवाला बस स्टैंड से उतरते समय गोलूवाला से आ रही लोक परिवहन की बस RJ13 PA 61 में बस के ड्राइवर ने बस को तेजी में लापरवाही से चलाते हुए अलका में टक्कर दे मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल अलका को तुरंत पक्का सहारना के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उसे टाउन स्थित सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। उसी रात को टाउन के सरकारी अस्पताल से अलका को श्रीगंगानगर में रेफर कर दिया गया, जहां अलका का इलाज श्रीगंगानगर के टांडिया अस्पताल में चल रहा है। ज्ञापन के अनुसार युवती अलका इस समय जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। अलका निहायत गरीब परिवार से संबद्ध है, वह अपने भाई के पास रहती है। इसके अलावा अलका के माता पिता भी नहीं है। ज्ञापन के अनुसार उस दौरान घटनास्थल पर यह समझौता हुआ था, जिसमें लोक परिवहन बस के मालिक ने स्वीकार किया था कि गलती उसके ड्राइवर की है, इसलिए अलका का पूरा इलाज वह करवाएगा। ज्ञापन के अनुसार बस का मालिक अपने किए गए वायदे से मुकर गया और अभी तक मात्र उसने 25,000 रुपए की सहायता की है। ग्रामवासियों ने घायल अलका का इलाज करवाए जाने और उसके परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। आज हम पक्का सहारना के तमाम युवा इस बात को लेकर पहुंचे हैं कि 5 दिसंबर को पक्का सहारना के पास बनवाड़ा गांव में बस स्टैंड पर एक सड़क हादसा हुआ था। उस सड़क हादसे में पक्का सहारना की लड़की अलका जिसका नाम है, उसके पिताजी का नाम भंवरलाल कटारिया है। वर्तमान में लड़की के माता और पिता दोनों ही नहीं है। लड़की उस वक्त उस सड़क हादसे में भयंकर रूप से घायल हो गई थी। पहले उसका इलाज पक्का सहारना के सरकारी हॉस्पिटल में चला, उसके बाद में टाउन हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, लेकिन लड़की गंभीर अवस्था में थी और उसके बाद में उस लड़की का ट्रीटमेंट अब जन सेवा टांटिया हॉस्पिटल में श्रीगंगानगर चल रहा है। हम इस बात को लेकर पहुंचे हैं कि एक तो इस गरीब परिवार को इसके लड़की के इलाज के लिए आर्थिक सहायता दी जाए और दूसरा लड़की को न्याय दिया जाए कि अब तक बस जो धरना स्थल पर जिस वक्त चक्का जाम किया गया था उसमें बस मालिक ने इस बात को स्वीकार किया था कि जितना खर्चा इस लड़की के ट्रीटमेंट के लिए आएगा वो हम वहन करेंगे, लेकिन अब से पहले 2 लाख से ज़्यादा खर्चा इस लड़की के इलाज के लिए आ चुका है, लेकिन अब तक बस मालिक ने महज 20,000 रुपये दिए हैं। इस बात के लिए हम यहाँ कलेक्टर महोदय के पास पहुँचे। गोलूवाला निवादान में करीब
4 फीट ऊंचा लेवल उठाकर सड़क बनाए जाने का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गोलूवाला निवादन में करीब 4 फीट ऊंचा लेवल उठाकर सड़क बनाए जाने का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि लेवल उठाकर सड़क का निर्माण करने से बरसाती पानी की निकासी नहीं हो पाएगी और उनके घर डूब जाएंगे। शुक्रवार को यह समस्या लेकर ग्रामीण जिला कलेक्टर और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास पहुंचे और मांग पत्र सौंप समाधान की गुहार लगाई। ग्राम पंचायत गोलूवाला निवादन के ग्रामीणों ने बताया कि उनकी पंचायत में ग्राम पंचायत की ओर से सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। सड़क का निर्माण वार्ड 3 के जोड़ से लेकर 2 HDP रोड तक करवाया जा रहा है। ग्राम पंचायत की ओर से आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर हंसराज घोड़ेला के घर तक मिट्टी डालकर सड़क को लगभग 4 फीट ऊंचा कर दिया गया। इससे किसी भी हालत में वार्ड 3 व 5 के बरसाती पानी की निकासी नहीं होगी और वार्ड वासियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि सड़क को पूर्व के लेवल के अनुसार यथास्थिति रखकर बनाया जाता है तो बरसाती पानी की निकासी में दिक्कत नहीं होगी। ग्रामीणों ने कहा कि अगर सड़क का निर्माण 4 फीट उठाकर किया जाता है तो वार्ड 3 व 5 में बने कई घर बारिश के पानी में डूब जाएंगे। इससे उन्हें कभी पूरा न होने वाला नुकसान होगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी इस समस्या से अवगत करवाया गया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वर्तमान में भी सड़क का लेवल ऊंचा उठाकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों ने सड़क का निर्माण उनकी मांग अनुसार करवा सड़क पर बिछाई गई मिट्टी उठवाने व बरसाती पानी की निकासी जोड़ पैतान तक करवाने की मांग की। इस मौके पर प्रेम कुमार, सुरेंद्र कुमार, पवन कुमार, मनीराम, महेंद्र, जगसीर सिंह, हनुमान, बलबीर सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। गोलूवाला से सर, गोलूवाला निवादान से वार्ड नंबर 3 में 2 सड़कें बन रही है। वो जी बहुत ही मनमाने तरीके से ऊंची नीचे बना रहे हैं। 4-4 फुट भर्ती कर दिए उनपे और वो मकान नीचे हो गए जी सारे। बरसात के पानी आते ही कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है और बरसात आते ही मकान गिर जाएंगे जी। नहीं की है जी, सरपंच कोई सुनाई नहीं करता है जी बिल्कुल भी। कंप्यूटर ऑपरेटर है जो वही देखता है जी काम आके। उससे से बात की तो वो कहता है जी हम तो ऐसे ही करेंगे, आप जो करना है कर लो। पानी वो जोड़ के बजाय निकालना चाहते हैं जी बाहर की तरफ, गांव की तरफ। कम से कम उस गली में जी 10 से 1 घरों में जाएगा जी। जिला परिषद CO को साहब दे के आए थे एप्लीकेशन। उन्होंने कहा जी, फोन भी किया था हमारे सामने जी, उनको कहा था भी आप मिट्टी खोद के भी काम कर सकते हो, जोड़ के अंदर पानी जाना चाहिए। आप बाहर निकालते हो तो बाहर खेतों में तो लोग निकालने ही नहीं देंगे पानी। आज उन्हीं को दोबारा कहने आए हैं जी। उन्होंने कहा था काम रुक जाएगा और काम जी वहाँ पर 1 दिन भी नहीं रुका, काम अभी भी जारी है जी। और अभी वक्त है ब्रेक का। हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट। 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में लगे BLO की बैठक शुक्रवार को उपखंड अधिकारी अवि गर्ग की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में लगे कम प्रगति वाले BLO की बैठक शुक्रवार को उपखंड अधिकारी डॉक्टर अवि गर्ग की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में SDM ने कम प्रगति वाले BLO को प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही सख्त हिदायत दी कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। SDM ने प्रगति रिपोर्ट कम वाले व विभिन्न प्रकार की शिकायतें मिलने पर 2 BLO को सस्पेंड करने के आदेश दिए। साथ ही अन्य BLO को भी हिदायत दी कि अगर इस कार्य में किसी भी तरह की
लापरवाही बरती गई तो अगला नंबर उनमें से किसी का भी लग सकता है। मीडिया से बात करते हुए उपखंड अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान सर्वे, नए वोट जोड़ने में वोट काटकर मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 9 नवंबर से शुरू हुआ यह अभियान 20 दिसंबर तक चलेगा। इस संदर्भ में शुक्रवार को न्यूनतम प्रगति वाले बीएलओ की बैठक दी गई। इन बीएलओ को प्रोग्रेस बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा पंचायत समिति के 2 बीएलओ ऐसे हैं जिनकी प्रोग्रेस भी कम है और कई शिकायतें मिल चुकी थी। इन्हें सस्पेंड करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम के अनुसार शेष कार्य ठीक चल रहा है। कुछ बीएलओ काम कम कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग की बीएलओ के नाम पर पैनी नजर है, इसलिए कोई भी बीएलओ लापरवाही न करे। मतदाताओं से अच्छा व्यवहार रखें। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि जिनकी उम्र 17 साल से अधिक हो गई है वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लें। नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। आयोग द्वारा मतदान सर्वे को लेकर और नए वोट जोड़ने के लिए और वोट काटने के लिए, वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए SSR अभियान चलाया गया 9 नवंबर से, जो कि 20 दिसंबर तक चलेगा। इसके संदर्भ में आज न्यूनतम प्रगति वाले बीएलओ की मीटिंग ली गई और उनको प्रोग्रेस बढ़ाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा 2 बीएलओ ऐसे हैं जिनकी प्रोग्रेस भी बहुत कम है और उसकी शिकायतें भी बहुत हैं, जिनमें एक अनिल और एक सुभाष जो कि पंचायत समिति में, इनको सस्पेंड करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है और उन पर अनुशासन। सभी बीएलओ वैसे काम ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ बीएलओ हैं जो कम काम कर रहे हैं, तो निर्वाचन आयोग की पैनी नज़र है काम के ऊपर, तो कोई भी लापरवाही ना करें और मतदाताओं से व्यवहार अच्छा रखें। और मतदाताओं से भी अपील है कि जिनकी उम्र जो है वो 17 से प्लस हो गए हैं, उनके वोट जोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल कैंप चल रहे हैं और बीएलओ घर डोर टू डोर सर्वे भी कर रहा है। सीएमएचओ कार्यालय के अधिकारियों द्वारा शुक्रवार को टाउन शहर में संचालित सोनोग्राफी सेंटरों का निरीक्षण किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी चाहर की ओर से शुक्रवार को टाउन शहर में संचालित सोनोग्राफी सेंटरों का निरीक्षण किया गया। चिकित्सकों ने बताया कि सोनोग्राफी के दौरान भरे जाने वाले फार्म FM संधारित किए गए रजिस्टरों का अवलोकन किया गया। साथ ही सोनोग्राफी मशीन एवं एक्टिव ट्रैकर की भी जांच की गई। सोनोग्राफी सेंटर पर कार्यरत चिकित्सक से आवश्यक जानकारियां प्राप्त की गई तथा सेंटर पर PCPNDT एक्ट 1994 की पूरी पालना करने के भी निर्देश दिए गए। निरीक्षण करने वाले अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार सोनोग्राफी व MRI सेंटर का 3 माह में एक बार निरीक्षण अति आवश्यक है, ताकि सरकारी नियमानुसार कार्य हो रहे हैं या नहीं यह सुनिश्चित किया जा सके। इसी क्रम में शुक्रवार को टाउन स्थित बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया गया। पशु चिकित्सालय में लगाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से सोनोग्राफी मशीन भेजी गई है। मशीन को अभी शुरू किया जाना है, इसकी प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा टाउन में ही जोडियक व सत्यम डायग्नोस्टिक सेंटर का भी निरीक्षण किया गया। चिकित्सकों ने बताया कि निरीक्षण में कोई बड़ी कमी सामने नहीं आई। 31 दिसंबर तक सभी सोनोग्राफी व MRI सेंटर का निरीक्षण जारी रहेगा। ये राज्य सरकार के निर्देशानुसार हर सोनोग्राफी सेंटर, MRI सेंटर का 3 महीने में एक बार निरीक्षण अति आवश्यक है, जिससे कोई इरेगुलरिटी, कोई सरकारी जो सरकार ने व्यवस्था करी है उसके नियम के अनुसार कार्य होता रहे। तो ये रूटीन चेकअप है, सभी सेंटरों को करना होता है। पुरानी CMHO के टाइम में ये थोड़ा हुआ नहीं। 31 दिसंबर तक एक बार हमें सभी सेंटर का चेकअप करके आना है, उस हिसाब से इन सेंटरों का चेकअप हो रहा है। आज की तारीख में हमने जो सरकार का बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय गवर्नमेंट का जो टाउन में है उसका निरीक्षण किया कि वहाँ सोनोग्राफी मशीन सरकार की तरफ से आई हुई है, लगानी है तो प्रक्रिया के अंदर उसका इंस्पेक्शन वगैरह, स्थान, जगह और कौन डॉक्टर करेगा सब निर्धारित करके उसको प्रक्रिया में डाल के उसको सेंटर चालू करवाना है वहाँ। दूसरा हम आज ये जोडियक पे आए हुए हैं, यहाँ रूटीन एक्टिविटी में इसका चेकअप किया। वैसे सब चीज़ें ठीक है, कोई अनियमितता पाई गई नहीं है, रूटीन चेकअप कर रहे हैं। न्यायालय परिसर में न्यायिक कर्मचारियों की ओर से दिया जा रहा धरना शुक्रवार को 10वें दिन भी जारी रहा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, सुभाष को न्याय मिले, सुभाष को न्याय मिले, सुभाष को न्याय मिले। जयपुर में न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में न्यायिक कर्मचारियों की ओर से दिया जा रहा धरना शुक्रवार को 10वें दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को भी धरने पर बड़ी संख्या में न्यायिक कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने से पिछले 10 दिनों से कोर्ट के कामकाज अटके हुए हैं। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघर्ष समिति के सदस्य संजय सुथार व चरणजीत सिंह ने कहा कि जयपुर में कार्यरत नए कर्मचारी सुभाष मेहरा को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, इसके कारण उनके साथ यह वारदात हुई। आरोप लगाया गया कि सुभाष मेहरा ने आत्महत्या नहीं की बल्कि साजिश के तहत उसकी हत्या की गई, लेकिन इस मामले में पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही और मुकदमा तक दर्ज नहीं किया गया। इस कारण प्रदेश भर के नए कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि जब तक मामले में FIR दर्ज कर सरकार की ओर से CBI जांच नहीं करवाई जाती तब तक धरना जारी रहेगा। इस दौरान धरने पर बैठे कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता देने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने, मामले की CBI जाँच करने सहित अन्य मांगे रखी। धरने पर मनोज रहेजा, सुधीर दाढ़ीच, शाहरुख खान, श्रवण कुमार, देवेंद्र सिंह, किशोर मोदी, अनिल शेखावत, CP जोशी, रूपेश व्यास, विजय मेहंदी दत्ता, जितेंद्र
सिंह, वीरेंद्र कारियानी, अमित भामू सहित अन्य कर्मचारी बैठे। आज समूह के अवकाश का 10वां दिन है और शांतिपूर्ण तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं। हमारी सुनवाई आगे तक नहीं हो रही है अभी तक और अभी आगे देखो क्या बात बनती है, उसके बाद हम प्रदेश की कोई वार्ता नहीं हुई अभी तक। पहले 3 दौरे साथी कर्मचारी सुभाष मेहरा जयपुर न्याय क्षेत्र में जिला न्यायाधीश समूह के एक अधिकारी के आवास पर संदिग्ध अवस्था में मृत पाया गया और जिसके आश्रित को एक नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजा तथा इस प्रकरण की FIR दर्ज करवाने हेतु हम आंदोलन कर रहे हैं ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके। हम ये नहीं कहते कि न्यायाधीश ने उसे मारा है, लेकिन FIR दर्ज होने के बाद सही वस्तु स्थिति सामने आ पाएगी कि दोषी कौन है और जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दुर्गा कॉलोनी के बाद अब सेक्टर 9 के बाशिंदे बंदरों द्वारा मचाए जा रहे उत्पात से परेशान है। पार्षद प्रतिनिधि गौरव जैन ने वार्डवासियों को शीघ्र ही इस समस्या से निजात दिलाने का भरोसा दिलाया है। जिला मुख्यालय की विभिन्न बस्तियों में बंदरों का आतंक लगातार जारी है। दुर्गा कॉलोनी के बाद अब सेक्टर नंबर 9 में भी लोगों को बंदरों के आतंक का सामना करना पड़ रहा है। लोग भयभीत हैं और बंदर आए दिन उत्पात मचा रहे हैं। पार्षद प्रतिनिधि गौरव जैन ने बताया कि सेक्टर 9 स्थित एक राजकीय विद्यालय में 2 बंदर घुस आए हैं। यह बंदर उत्पात मचा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से बात की है। शीघ्र ही वन विभाग के अधिकारी आकर बंदरों को पकड़कर फाटक में देने का काम करेंगे। उन्होंने जिला प्रशासन को सुझाव दिया कि किसी मदारी की नियुक्ति कर बंदरों को पकड़ने का काम किया जाए। वार्ड का जो सरकारी स्कूल है उसमें आज सुबह मैडम का फोन आया भी बंदर आ गया और बंदर ने यहाँ बच्चों को काटने की कोशिश की, जिसकी सूचना हमने वन विभाग को दे दी। वन विभाग ने बताया भी हम तो इसको पहले ही पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ में नहीं आ रहा और सभी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया। इन बंदरों के आतंक से इन बच्चों को नुकसान ना हो और मैडमों को आगाह कर दिया गया है भी इनका ध्यान रखें और बंदर आए तो वन विभाग का जो नंबर दिया गया उस पर सूचना करके इसको पकड़वाएं। आज हमारे सेक्टर नंबर 9 में एक छोटा प्राइमरी पाठशाला है, उसके अंदर सुबह बंदर आ गया है और अभी दुर्गा कॉलोनी में भी बंदर के उत्पात लोग देख रहे हैं तो शहर में भय का माहौल है। अभी मैंने DFO काजला जी से बात की, उन्होंने कहा भी 1-2 दिन में बंदर पकड़ लेंगे और जो आपदा प्रबंधन की टीम है, नगर परिषद है और सब लोग मिलकर बंदरों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधियों के स्तर पर भी अगर किसी तरीके के सहयोग की प्रशासन को ज़रूरत है तो हम लोग भी प्रशासन के साथ हैं और मेरा तो ये मानना है भी है किसी मदारी को, प्राइवेट आदमी को अपॉइंट करके और इन बंदरों को जल्द से जल्द पकड़ाया जाए। उसका जो मेहनत न बनेगा जन सहयोग से इकट्ठा करके दे देंगे और ताकि लोगों में भय का माहौल ख़त्म हो और सभी लोग चैन से रात की सांस लें। और अभी ये बात सुनने में आई है प्रशासन के पास आपदा प्रबंधन के इस तरीके के किसी तरीके के वो अपने पास साधन संसाधन नहीं है, तो आगे इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो इसलिए मेरा मानना है भी प्रशासन को इस स्तर पर भी हमेशा तैयार रहना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।